तो डीयू में तो जिसके पास पैसा है उसके पास गद्दी है। एक लड़के को दिन दहाड़े चाकू मार दिया गया था। स्टूडेंट्स में नहीं रहे, वो अपनी सर्टेन कास्ट में डिवाइड हो गए। या तो आप फेवरेटिज्म कर लीजिए या तो फिर आप अपनी पार्टी चला लीजिए। आपको कभी ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स को एज एक्सपेरिमेंट यूज किया जा रहा है बाय गवर्नमेंट? आपने कभी देखा कि पैसे में टिकट भी की है? बिल्कुल। आप खुद कैंपस में से फील करते हो नहीं करते? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि जो लोग हमें गवर्न करने के लिए बैठे हुए हैं उन्होंने कहीं ना कहीं लोगों को एक तरह से कह सकते हैं ब्रेन वॉश करके रख दिया है। मुस्लिम प्रेसिडेंट हुआ करते थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, एक सिख प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। इनके रहते कभी देश के हिंदुओं पर खतरा नहीं आया, बट अब जब हमारे पावर में सारे हिंदूज बैठे हैं अभी भी हिंदूज पर खतरा है। जस्टिस को बस एक मजाक बना दिया गया है। वुमेन सेफ्टी के ऊपर आप मुझे 3 ऐसी चीज बताओ जो आप तुरंत इंप्लीमेंट करना चाहोगे कैंपस में। इंडिया में पैदा होना ब्लेसिंग्स है चैलेंज? आज हमारे साथ है जानवी कटारिया, एक ऐसा चेहरा जो सेवा और सियासत दोनों के बीच में खड़ा है। कुछ लोग बोलते हैं कि स्टूडेंट्स की हेल्प करने वाले सोशल वर्कर, तो कुछ लोग बोलते हैं कि डूसू की अपकमिंग फ्यूचर कैंडिडेट। आज इस बातचीत में हम पता करेंगे कि इनका असली मकसद क्या है, सेवा या वोट बैंक। चलिए शुरू करते हैं। इस पूरे एपिसोड का ऑडियो एक्सप्लेन सुनने के लिए आप हमें स्पॉटिफाई फॉलो कर सकते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स सिर्फ टाइम वेस्ट के लिए होती है, आपका इस पर क्या कहना है? इट्स ऑल अबाउट इंटरेस्ट। व्हाट आई फील इज कि इंसान का जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो वो उसके लिए कभी भी एक टाइम वेस्ट नहीं हो सकती है। जैसे कंटेंट क्रिएशन है, कंटेंट क्रिएशन आज के टाइम में काफ़ी लोग एक अर्निंग सोर्स के तौर पर भी देखते हैं। कुछ लोगों के लिए वो आज के टाइम में भी एक टाइम वेस्ट है, बट जिसका इंटरेस्ट है दे आर रियली अर्निंग वेल आउट ऑफ इट। रही बात मेरी, तो पॉलिटिक्स में आने का मेरा मकसद यही था। आई ऑलवेज फेल्ट कि एक लीडरशिप क्वालिटी मेरे अंदर प्रेजेंट है स्कूल टाइम के समय से ही। एंड वाइल एक्सपीरियंसिंग माई कॉलेज लाइफ आई फेल्ट कि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको मैंने टैकल किया, जिनकी सोल्यूशन की तरफ मैंने काम किया, विच सम हाउ गेव बर्थ टू अ स्टूडेंट एक्टिविस्ट इनसाइड मी। वो ऐसा कौन सा मूवमेंट था जो आपको लगा कि सिस्टम में वो घुसना चाहिए, कुछ ना कुछ चेंज करना चाहिए? ओके, सो जब मैं कॉलेज में आई थी तो मेरा फर्स्ट सेमेस्टर वाज टोटली ऑनलाइन, सेकेंड सेमेस्टर से इट वाज ऑफलाइन। तो जब मैं आई तो हमें सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के सीनियर से हमारा जैसे मीटअप हुआ, तो उस टाइम पर हमारे कॉलेज में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, बहुत ज़्यादा शॉर्टेज होती थी। बच्चों को सही गाइडेंस नहीं मिल पाती थी कि वो अगर अकोमोडेशन चाहते हैं तो उन्हें अकोमोडेशन कहाँ पे मिल सकता है। और कई बच्चे ऐसे भी होते थे जो अकोमोडेशन दिलवाने के नाम पर हैवी ब्रोकरेज फीस भी वसूला करते थे। अब अगर कोई भी स्टूडेंट दूर से यहाँ रहने के लिए आ रहा है, ऑफकोर्स द बजट इज ऑलरेडी लिमिटेड, तो उस नाम पर भी उसे ठगा जाए, सो इट वॉज एब्सोल्युटली रॉन्ग। हमारे कॉलेज में इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर भी काफ़ी सारी चीज़ें थोड़ी सी कमज़ोर थी। आर्यभट्ट कॉलेज हमारे नियर बाय में ही था और वहाँ पर उस समय एक केस आया था कि उस कॉलेज के बाहर में एक लड़के को दिन दहाड़े चाकू मार दिया गया था। एंड द पुलिस हैड नो प्रूफ फॉर इट। द स्टूडेंट्स हु वर द विटनेसेस फॉर इट, उनको पता था कि ये चीज़ हुई है, लेकिन उसका कोई प्रूफ इकट्ठा नहीं हो पाया था। वो चीज़ कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग केस बना सकती थी अगर वहाँ पे CCTV कैमराज मौजूद होते। ड्यूरिंग माई कॉलेज लाइफ मैंने CCTV कैमराज लगवाने की तरफ, लाइब्रेरी में ACs लगवाने की तरफ, काफ़ी सारे मूवमेंट्स, काफ़ी सारे मेमोरेंडम्स और काफ़ी सारे प्रोटेस्ट में पार्ट भी लिया। एंड 90% ऑफ देम were having a solution in future. स्टूडेंट्स के जो प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व हुई। और मुझे फिर कहीं ना कहीं लगा, अब जैसे इंसान अगर किसी भी चीज़ में घुसता है और उसको जब लगता है कि हाँ उसने जो भी एफर्ट किया उस एफर्ट की तरफ पॉजिटिव चेंजेस उसे देखने के लिए मिल रहे हैं, तो इट समहाउ बिल्ड्स अ कॉन्फिडेंस। सो उस समय मुझे एक पंप मिला कि हाँ मुझे आगे इस चीज़ की तरफ और काम करना चाहिए। सो आई कैरीड फॉरवर्ड विद द सेम। आपको क्या लगता है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है वो लोग बोलते हैं कि ड्रीम कैंपस है, सपना है किसी DU में जाने का, आपको क्या, आपने क्या एक्सपीरियंस किया कि ज़्यादा ओवर हाइप्ड है या फिर सच में एक ड्रीम कैंपस है? सी ओवर हाइप्ड तो मैं नहीं कहूँगी। व्हाट आई फील इज कि हाँ कुछ खामियां हैं, जैसे इंसान होता है, इंसान पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होता। एवरी पर्सन हैज सर्टेन इम्परफेक्शंस। इन द सेम वे एवरी कॉलेज ऑल्सो हैज सर्टेन इम्परफेक्शंस। लेकिन कुछ कॉलेजेस में ज़्यादा होते हैं, कुछ कॉलेजेस में कम होते हैं। अब जैसे मैं खुद साउथ कैंपस के एक कॉलेज से पास आउट हूँ। जब मैं भी DU में नई नई आई थी, हंसराज वॉज माई ड्रीम कॉलेज। तो हंसराज की अगर मैं बात करूँ तो हंसराज में भी बाद में मुझे जाने का मौका मिला ड्यू टू इलेक्शंस और सम कॉम्पिटिशंस। आई गॉट अ चांस टू बी देयर। ARSD में और हंसराज में मैंने कभी ज़्यादा फ़र्क महसूस नहीं करा। मुझे जो लगा वो सब एक पब्लिसिटी की बात है, एक PR स्ट्रैटेजी की बात है। बट व्हाट आई फील इज हाँ खामियां हैं, मैं उस चीज़ को पूरी तरह से एक्सेप्ट करती हूँ, लेकिन अगर एडमिनिस्ट्रेशन और स्टूडेंट्स हैंड इन हैंड चले तो उन खामियों की तरफ काम भी किया जा सकता है।
लोग बोलते हैं कि साउथ कैंपस में बहुत गुंडागर्दी होती है। आप तो वहाँ पे पढ़े हुए हो, आपने क्या एक्सपीरियंस करा? कमिंग फ्रॉम अ कोएड कॉलेज, मैंने जिस लेवल की गुंडागर्दी एक्सपीरियंस करी है, इट इज़ समथिंग बियॉन्ड वर्ड्स। अब यूजुअली आई एम नॉट टाइप कास्टिंग दिस। मतलब होती है गुंडागर्दी वहाँ पे? जी, बिल्कुल होती है। आई एग्री विद दिस। मैं जब अपने कॉलेज लाइफ में थी तो उस दौरान, अब मैं कोएड कॉलेज में थी, एंड कोएड कॉलेज में, मेरे कॉलेज में देयर वर हार्डली एनी फीमेल फेसेस हु वर प्रिपेयरिंग फॉर द अपकमिंग इलेक्शंस। उस समय पर भी काफ़ी सारे लड़के ऐसे थे जिन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा दबाने की कोशिश करी कि ये हमारी बात नहीं सुनती है, शी शुड स्टे अंडर अस, शी शुड स्टे अंडर आवर प्रोटेक्शन और समथिंग, एंड शी शुड लिसन टू अस। अब मेरा ऐसा है, जहाँ पे मुझे लगता है कि मैं सही हूँ, मैं वहाँ पे किसी और की सुनना ज़रूरी नहीं समझती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं अपने माइंड में सही सोच के बैठी हूँ, तो फिर मुझे दूसरा कोई कंट्रोल करने वाला कौन होता है। कंट्रोल करने की बहुत लोगों ने कोशिश करी, बट इन द एंड दे फेल्ड। मेरी हमेशा से एक थोड़ी सी रेबेलियस पर्सनैलिटी रही है बचपन से ही। अगर मुझे कोई भी चीज़ कहीं पे भी गलत लगती है, फिर वो चाहे मेरे साथ हो या किसी और के साथ हो, आई हैव ऑलवेज रेज्ड माई वॉइस ऑन दैट। और हाँ, गुंडागर्दी होती है। इवन हमारे जो फेस्ट होते थे या छोटे मोटे सेलिब्रेशंस, दिवाली सेलिब्रेशन फेस्ट्स होते थे, वहाँ पे लोग चेहरे पे कपड़ा बांध के स्टेज पे चले जाते थे, और लठमार होती थी, लाठी चलाया करते थे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई थी। तो व्हाट आई फेल्ट वाज कि हाँ, गुंडागर्दी तो बहुत ही प्रिवेलेंट है साउथ कैंपस में भी, बट इट्स ऑल डिपेंडिंग ऑन द क्राउड। अब जैसे सीयूईटी जब से इंट्रोड्यूस हुआ है, तो क्राउड में काफ़ी सारे चेंजेस भी देखने के लिए मिल रहे हैं। द क्राउड इज कमिंग आउट टू बी मोर इंटेलेक्चुअल, मोर वाइज, और अब कहीं ना कहीं उस क्राउड में थोड़ी सी कमी हमें देखने के लिए मिल सकती है आगे आने वाले 2-3 सालों में भी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में हर बच्चा बोलता है कि मैं आपकी हेल्प करूंगा, मतलब सोशल वर्क सब करते हैं। आप में डिफरेंस क्या है बाकी लोगों में? वो सब तब आते हैं जब इलेक्शंस अप्रोच करते हैं। मेरा ऐसा है, आई बिलीव इन वर्किंग 24/7 और ड्यूरिंग द 12 मंथ्स ऑफ द ईयर। मैं पूरे टाइम काम करना प्रेफर करती हूँ, इवन जब मैं सेकेंड ईयर में थी, क्योंकि मेरा जो एडमिशन हुआ था कॉलेज में, इट हैपेंड ऑन द बेसिस ऑफ द क्लास 12 मार्क्स, जो बोर्ड्स के हमारे मार्क्स होते हैं। उसके बाद सीयूईटी का सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था। सो व्हेन इट वाज इंट्रोड्यूस्ड, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स में पैनिक क्रिएट हो गया था, बिकॉज कट ऑफ वाला सिस्टम फिर भी थोड़ा सॉर्टेड होता था, लेकिन सीयूईटी आने के बाद प्रेफरेंस शीट बनाना और काफ़ी सारी काउंसलिंग वगैरह करना, सो इट वाज प्रिटी कॉम्प्लिकेटेड फॉर द स्टूडेंट्स आउट देयर। उस समय मैंने और जो मेरे कुछ सीनियर्स थे जिन्होंने मुझे स्टूडेंट पॉलिटिक्स में इंट्रोड्यूस किया था, उनके साथ मिलकर एक हेल्प डेस्क हम लोगों ने चालू किया, विच वॉज एन इनिशिएटिव मेंट टू असिस्ट द स्टूडेंट्स जो आगे डीयू में आने की तैयारी कर रहे हैं। और हमने सिर्फ एआरएसडी में आने वाले बच्चों के लिए ही नहीं, जो दूसरे कॉलेजेस में भी बच्चे जा रहे थे, हमने उनकी तरफ भी काम किया। तो उस समय हमारे काफ़ी सारे कनेक्शंस भी बिल्ड हुए, एंड उनको अब सिर्फ कॉलेज दिलाना इज़ नॉट दी ओनली थिंग। अगर आप मदद करें किसी की, तो मेरा ऐसा प्रिंसिपल है कि आप मदद या तो पूरी करें या तो बिल्कुल भी ना करें। अब कॉलेज, अगर आप बच्चा आ जाता है, तो कॉलेज में एडमिशन होने के बाद में पीपल लीव द कनेक्शन कि हाँ, अब बच्चे का एडमिशन हो गया, आवर जॉब इज़ डन। हमने बाद में भी असिस्टेंस दी, फिर वो चाहे अकोमोडेशन को लेकर हो, फिर वो चाहे उनकी कॉलेज के कुछ भी ग्रीवेंसेज एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज़ को लेकर हो, फिर वो चाहे उनके कोई पर्सनल इशूज़ को लेकर हो, तो उन चीज़ों को लेकर भी हम हमेशा साथ रहे। एंड आज भी 4 साल हो चुके हैं मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक्टिव हुए, एंड 4-4.5 साल में मैंने ये ज़रूर सीखा कि अगर स्टूडेंट्स की मदद करी जाती है, दे हैव ऑलवेज रेसिप्रोकेटेड विद मी। सो आई फेल्ट दैट इट वॉज ऑल वर्थ इट। एंड ये चीज़ कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा अलग बनाती है कि हाँ, मैं ये जो सितंबर का टाइम होता है, इलेक्शंस का जो पीक टाइम होता है, जून जुलाई से लोग अपना एक्टिवनेस दिखानी शुरू कर देते हैं। माई एक्टिवनेस इज थ्रू आउट द ईयर। आई डोंट बिलीव इन कमिंग आउट ऑफ, मतलब एक वो होता है ना, एक साइंटिफिक टर्म होता है हाइबरनेशन से बाहर आ जाना, तो मैं हाइबरनेट तो नहीं करती हूँ। आई एम एक्टिव थ्रू आउट द ईयर, एंड आई फील दिस इज वॉट मेक्स मी डिफरेंट, दिस इज वॉट मेक्स मी स्टैंड आउट फ्रॉम द अदर पीपल। दिल्ली यूनिवर्सिटी बहुत पुरानी है, आपको पता है, और बहुत बड़ी भी है। फिर भी यहाँ पे हर लीडर जो होता है वो बेसिक फैसिलिटीज के ऊपर ही क्यों लड़ाई कर रहा है? सबसे ऊपर तो करप्शन इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रिवेलेंट रीजंस जो मैंने महसूस किया है। हर साल इलेक्शंस आते हैं, कैंडिडेट्स बहुत बड़े बड़े वादे करके जाते हैं कि हम आपके लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे, बट इन द एंड जब वो वोट देने के बाद इलेक्ट होकर आते हैं, वोट मिलने के बाद, इलेक्ट होने के बाद, वो अपने ऑफिस से बाहर भी नहीं निकलते, स्टूडेंट्स के बीच में कभी जाते ही नहीं है, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट व्हाट आर द एग्जैक्ट प्रॉब्लम स्टूडेंट्स आर फेसिंग। उन चीज़ों की तरफ वो लोग काम करना पसंद ही नहीं करते। उनको बस ये है, दे जस्ट वांट हवाबाजी, दे जस्ट वांट पावर, एंड दिस इज व्हाट दे यूजुअली थिंक कि हाँ भाई, इलेक्ट होने के बाद में हमें कौन ही क्वेश्चन करेगा, हमें तो इलेक्ट होने से मतलब है, न्यूज़ में पूरा पब्लिसिटी मिल जाएगी।
तो पब्लिसिटी मिलने के बाद में उन्हें किसी चीज़ से कोई मतलब होता नहीं है। अगर आप किसी भी मकान को खड़ा कर रहे हैं, आप मकान की पेंटिंग वगैरह तो सब चलिए बहुत बाद की बात होती है, लेकिन आप पहले उस मकान की नींव को तो मजबूत करेंगे ना। जब बच्चों को बेसिक फैसिलिटीज़ ही ठीक नहीं मिल रही होगी तो हम बाकी की एडवांस चीज़ों के ऊपर भी कैसे बात कर सकते हैं। ड्यूरिंग द इलेक्शंस candidates claim कि this is what we are going to do after the elections, this is what we are going to do after we come in power, but what is exactly they do before coming into power? हम कभी स्टूडेंट्स के तौर पर ये क्वेश्चन ही नहीं करते हैं कि आप हमारे लिए आने के पहले, पावर में आने के पहले आप क्या कर रहे हैं। अभी मैं भी कायदे से देखा जाए तो मैं भी पावर में नहीं हूँ, लेकिन अगर आज के टाइम में भी मुझसे कोई पूछे कि मैं स्टूडेंट्स की तरफ क्या काम कर रही हूँ, क्या काम मैंने आज तक किए हैं, मैं गिनवा सकती हूँ। तो मेरे पास एक पोर्टफोलियो है, और अभी रिसेंटली पार्लियामेंट में भी एक ये टॉपिक छिड़ा है कि जो भी हमारे इलेक्टेड लीडर्स हों उनका भी एक सॉर्ट ऑफ एग्जामिनेशन होना चाहिए। अगर हमारी कंट्री में IAS IPS ऑफिसर्स सिलेक्ट होते हैं तो नेता एग्ज़ाम दे के क्यों नहीं आ सकते। हमारी कंट्री की एक हार्श रियलिटी ये है कि अभी जिस हिसाब से जितने हाईली क्वालिफाइड नेता हमारे सिस्टम को गवर्न करने के लिए बैठे हैं, उनमें से अगर ऐसा एग्जामिनेशन वाला सिस्टम इंट्रोड्यूस होता है 90% ऑफ देम आर गोइंग टू फेल। दिस इज़ अ हार्श रियलिटी एंड आई फील कि अगर वहाँ पार्लियामेंट तो चलिए बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, अगर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी की ही बात करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट को मौका क्यों नहीं दिया जाता जो उन बच्चों के बीच में रहा है। What I have felt is कि स्टूडेंट लीडर्स होते हैं इलेक्शन के टाइम पे, दे स्टार्ट कम्युनिकेटिंग विद द चिल्ड्रन, दे स्टार्ट टॉकिंग टू द स्टूडेंट्स कि भाई कैसे हो, एंड इट इज़ ऑल जस्ट फॉर द सेक ऑफ इलेक्शंस कि हाँ भाई कैसे हो, क्या चल रहा है, ये है वो है। सो दे जस्ट टॉक टू द स्टूडेंट्स फॉर द सेक ऑफ इलेक्शंस। उसके बाद तू कौन मैं कौन, वही हाल हो जाते हैं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता। स्टूडेंट्स बाद में उनको रीच आउट नहीं कर पाता, वो फ़ोन्स उठाने बंद कर देते हैं। मैंने खुद भी एज अ स्टूडेंट ये चीज़ एक्सपीरियंस करी है कि जो लीडर्स की तरफ हम लोगों ने काम करा वो बाद में हमारे फ़ोन्स ही उठाने बंद कर देते हैं। तो दिस इज़ समथिंग विच वी नीड टू वर्क ऑन, एंड बेसिक फैसिलिटीज़ की तरफ काम होना तो अभी ज़रूरी है, इसी वजह से उसकी डिमांड करी जाती है। कैंपस में जो फेमस स्टूडेंट्स हैं वो सेफ फील नहीं कर पाते अपने आप को। सेफ फील ना कर पाने का रीज़न ये है कैंडिडेट्स की बायसनेस इन द सेंस कि उनके साथ में ही एक तो ये मसल पावर का जो कल्चर इन्होंने बहुत ज़्यादा कॉमन कर दिया है कि हाँ साथ में 6-6 फुट के थोड़े मस्कुलर से लड़के लेके घूमा जाता है, जो कैंपस के स्टूडेंट्स भी नहीं होते, दे आर जस्ट आउटसाइडर्स। आई हैव ऑल्सो फेल्ट अनसेफ इन द कैंपस मेनी टाइम्स कि मैं जैसे कैंपस में अगर जा रही हूँ, आई हैव सीन गाइज लाइक लुकिंग एट मी इन अ वेरी वियर्ड मैनर, आई हैव सीन दैट, आई हैव सेंस्ड इट। तो अगर कैंडिडेट्स अपने साथ वालों को ही थोड़ा सा स्कूलिंग करके रखने लग जाएं कि आप प्लीज़ आसपास की लड़कियों की तरफ थोड़ा सा तमीज़ से रहें, तो कहीं ना कहीं इन इंसिडेंट्स में थोड़ी सी कमी हमें देखने के लिए मिल सकती है। बट प्रॉब्लम ही यही है कि लोग अपने साथ वाले को बोलते ही नहीं है, ना ही बोलना चाहते हैं कि यार वो नाराज़ हो जाएगा। वो उस नाराज़गी को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, बट किसी लड़की का छिड़ना वो अफोर्ड कर सकते हैं। आपने भी फ्री सेल्फ डिफेंस करा था, उससे कोई बेनिफिट हुआ? बेनिफिट तो अगर हम हर चीज़ में बेनिफिट देख के चलेंगे तो फिर तो सोसाइटी में कुछ भी पॉजिटिव चेंजेस हमें देखने के लिए नहीं मिल सकते हैं। इट वॉज अ स्मॉल अटेम्प्ट जो मेरे बस में था, मैं करना चाहती थी। पिंक बूथ्स की तरफ बहुत सारे संघर्ष किए गए कि पिंक बूथ बनवाया जाना चाहिए, पुलिस कैंप्स लगवाने चाहिए, पुलिस स्टेशन आसपास में प्रेजेंट होने चाहिए। बट आपको भी ये चीज़ पता है हमारी गवर्नमेंट किस तरीके से काम करती है, और ये सब चीज़ें ओवरनाइट स्टैंड नहीं कर सकती। तो उसकी तरफ एक छोटा सा कदम हमें थोड़ा सा उठाना पड़ा। तो उस समय हमने सेल्फ डिफेंस के वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करवाए, एंड द गर्ल्स हैड अ पॉजिटिव फीडबैक टुवर्ड्स इट। तो हमारे लिए तो मेन स्टूडेंट्स का फीडबैक मैटर करता है, उनको उस चीज़ से बेनिफिट हो रहा हो वो मैटर करता है। अगर फीडबैक अच्छा मिल रहा है तो हमें और ज़्यादा बूस्ट मिलता है आगे ऐसी चीज़ें ऑर्गेनाइज करवाने के लिए। तो द गर्ल्स वर हैप्पी एंड वी फेल्ट कि इट इज़ ऑल वर्थ इट, हम आगे जाके और भी इन चीज़ों की तरफ काम कर सकते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी और JNU में आपको क्या मेजर डिफरेंस लगा? I have been lucky enough to be a part of both of the elections. जब मैं JNU के इलेक्शन में 2025 में जब इलेक्शंस हुए थे, इट हैपेंड इन अप्रैल लास्ट ईयर, तो उस समय मेरे ही एक सीनियर थे, his name was Priyanshu Surana. So he was contesting for the post of counselor from the School of International Studies at JNU. तो वो काउंसलर की पोस्ट के लिए उस टाइम कंटेस्ट कर रहे थे, एंड एज अ फ्रेंड आई फेल्ट आई शुड सपोर्ट माई फ्रेंड। तो वो NSUI से ही कंटेस्ट कर रहे थे। तो जब उन्होंने कंटेस्ट करा तो उनके कंटेस्ट करने के दौरान मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी। वहाँ पे लेफ्ट का डोमिनेंस बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे प्रेसिडेंशियल डिबेट्स होती हैं, वहाँ पे स्टूडेंट्स वोक हैं, वो सवाल पूछते हैं कि आप हमारे लिए आगे जाके क्या काम करेंगे, वो डिबेटेबल टॉपिक्स पे बात करते हैं। वहीं अगर मैं DU की बात करूं तो DU में तो जिसके पास पैसा है उसके पास गद्दी है, ये चीज़ मैंने बहुत कॉमनली देखी है, और प्रेसिडेंशियल डिबेट्स नहीं होती हैं यहाँ पे।
अगर प्रेसिडेंशियल डिबेट्स हों तो स्टूडेंट्स को एक दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, एक रियलिटी चेक मिल जाए कि जो लोग हमारे लिए कंटेस्ट करने की तैयारी कर रहे हैं, आर दे केपेबल इनफ टू रूल अस? द आंसर इज नो, बिकॉज प्रेसिडेंशियल डिबेट यहाँ पे अगर हो जाएगी तो आधे कैंडिडेट्स तो वैसे ही साफ हो जाएंगे. व्हाट आई फील इज बिकॉज JNU में ऐसा है, जैसे माई फ्रेंड वॉज फ्रॉम अ प्रिविलेज बैकग्राउंड, JNU में कंटेस्ट कर रहे थे वो, बट इन JNU ही लिव्ड जस्ट लाइक अ वेरी नॉर्मल स्टूडेंट. अगर JNU में कोई एक कैंडिडेट अपनी खुद की गाड़ी से, सिर्फ एक कैंडिडेट अगर अपनी एक गाड़ी ले आता है तो उसको एक प्रिविलेज का टैग लग जाता है, विच समहाउ हार्म्स देयर इमेज इन द अपकमिंग इलेक्शंस. वहीं आप DU की बात करें, 25 गाड़ियों के बिना कोई रैली ही नहीं होती है. JNU में अगर एक गाड़ी भी आ जाए तो उसमें कैंडिडेट के ऊपर एक नेगेटिव इमेज का थप्पा लग जाता है. तो ये एक बहुत ही मेजर डिफरेंस था जो मैंने फील करा. आपने भी NSY ज्वाइन की थी, NSY क्यों ज्वाइन करी? NSY ज्वाइन करने का रीज़न ये था बिकॉज फर्स्टली मेरे जो पेरेंट्स थे, मेरे पेरेंट्स कांग्रेस के काफ़ी कट्टर सपोर्टर रहे हैं हमेशा से ही. मेरे पेरेंट्स भी, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स भी, सो दे हैव बीन a supporter of Congress, and I have never really liked the way BJP has been ruling us for the past 11 years. मुझे उनकी जो policies implement उन्होंने करी हैं, कुछ ना कुछ चीज़ों से यूजुअली controversies create करी हैं, इंडिया की इमेज पे भी काफ़ी ज़्यादा harm पहुंचा है. So I have never liked the way they have worked, and as an individual, as a citizen of India, I am free to have my opinion. तो मुझे सही नहीं लगा कभी भी BJP का काम करने का तरीका. कुछ लोगों को कांग्रेस का काम करने का तरीका सही नहीं लगता होगा, बट मुझे BJP का तरीका थोड़ा सा ज़्यादा गलत लगा. सो दैट्स व्हाई आई चोज नॉट. छोड़ी क्यों? NSY की छोड़ी फिर आपने? NSY छोड़ने का रीज़न ये था कि वहाँ पे मुझे लगा बायसनेस ज़्यादा हो रही है. बायसनेस का कारण ये था कि मैं 2022 से 2021-22 से मैं NSY में ज्वाइन थी. 4 साल मैंने NSY की तरफ काम करे. NSY को काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड किया कॉलेज में, और एक्सपैंड करने के बाद में काफ़ी सारे प्रोटेस्ट, काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स जो भी उनके होते थे, इट इज़ ये मेंबरशिप ड्राइव्स, जो भी उनकी बेसिक एक क्राइटेरिया होता है, हमें गोल्स मिलते थे कि आपको इतनी मेंबरशिप्स करानी है, वो सब हमने कराया. जो भी कैंडिडेट्स ये कहते थे, मैंने कभी भी कैंडिडेट बायसनेस रखी नहीं एज सच. मैंने अगर कराई तो पूरे पैनल की कराई, वरना मैंने नहीं कराई. अब 2025 में उमांशी वॉज कंटेस्टिंग एंड शी हैज़ बीन अ रियली गुड फ्रेंड ऑफ माइन, और मेरा हमेशा एक प्रिंसिपल्स वाली दोस्ती रही है कि मैं दोस्तों के बुरे वक्त में और अच्छे वक्त में हर समय साथ खड़े रहना प्रेफर करती हूँ. उमांशी मेरी सीनियर थी, उन्हें भी 6 साल हो चुके थे NSY में काम करते हुए. उनको तो हमें ना कहीं थोड़े बहुत हिंट्स शुरुआत से ही मिलने लग गए थे. जब एक नया चेहरा उभरने लगा और उमांशी के चांसेस को थोड़ा सा कम बताया जाने लगा कि उमांशी माइट नॉट बी गेटिंग द टिकट दिस ईयर, बट फिर भी हमने लास्ट तक होप नहीं छोड़ी थी. वी वर लाइक 1% हम होप लेके बैठे थे कि शायद कहीं ना कहीं उनकी टिकट हो जाए. लेकिन जब हमारी स्टेट कमेटी की लिस्ट आई थी, तो स्टेट कमेटी की लिस्ट में सेक्रेटरी की पोजीशन में मैं थी. स्टेट सेक्रेटरी में मैं, उमांशी एंड द प्रेसिडेंशियल फेस ऑफ NSY. 3 of us were there in NSY सेक्रेटरी की पोजीशन. अब उसमें डिफरेंस ही क्या रहा? उमांशी को 6 साल हो गए काम करते हुए, वो भी सेक्रेटरी. मुझे 4 साल हो गए काम करते हुए, मैं भी सेक्रेटरी. और जिस पर्सन को NSY ज्वाइन किए हुए सिर्फ 48 आवर्स हो गए, वो भी स्टेट सेक्रेटरी. तो फिर तो आपने उनमें और हमें कोई फ़र्क ही नहीं छोड़ा. ये तो फिर एक या तो आप फेवरेटिज्म कर लीजिए, या तो फिर आप अपनी पार्टी चला लीजिए. उसके बाद फिर जब टिकट की बारी आई, जब पैनल डिक्लेयर हुआ, तो पैनल में हमने देखा, and it's not just my opinion, it was the opinion of the general public of DU. Umanshi was definitely a deserving candidate, and she definitely contested to she definitely deserved to contest from the party's end. बट उन्हें टिकट ना मिलना कहीं ना कहीं हमारे लिए डिसहार्टनिंग भी था, हार्ट ब्रेकिंग भी था, बट कहीं ना कहीं इट गेव अस अ पावर टू रिबेल कि यार आज उमांशी है, कल को तो अगर मैंने इनकी बातों को ब्लाइंडली फॉलो करने से मना कर दिया तो ये तो कल को मेरे साथ भी ऐसा ही कर सकते हैं. सो आई चोज टू फाइट, आई चोज टू रिबेल, एंड मेरे लिए किसी पार्टी से पहले सही या गलत की समझ है. जहाँ पे मुझे गलत होता हुआ दिखाई देगा, मैं गलत के खिलाफ आवाज़ उठाऊंगी, और जहाँ पे मुझे सही का साथ देना होगा, मैं सही का साथ दूंगी. सो दिस वाज द रीजन आई लेफ्ट द पार्टी. आपको लगता है कि जो पार्टीज वगैरह होती हैं, जैसे बहुत सारी पार्टी हैं, वो फीमेल स्टूडेंट्स को जब खड़ा करती हैं तो एक भीड़ इकट्ठा करने के लिए करती हैं या फिर लड़ाने के लिए करती हैं? इसके मैंने काफ़ी लाइव एग्जाम्पल्स भी देखे हैं. तो यूजुअली व्हाट पीपल हैव डन कि अट्रैक्टिव फीमेल फेसेस को लाया जाता है जस्ट फॉर द सेक ऑफ वोट बैंक. कुछ बंदे बोलते हैं ना कि बच्चे ज़्यादा गैदर होंगे इसको देख के. हाँ, ऐसा कुछ होता है? ये चीज़ होती है. PR चलाया जाता है. आप DU का कोई भी पेज उठा के देखें, जो इलेक्शंस के पेजेस होते हैं कि द न्यू क्रश ऑफ DU, द न्यू हार्ट थ्रोब ऑफ DU, इस तरह के कैंपेन्स चलाए जाते हैं. अरे ठीक है, कोई लड़की सुंदर दिखती है, अच्छी बात है, मैं खुद एडमायर करती हूँ लड़कियों की ब्यूटी को, बट हाउ इज इट कनेक्टेड विद द फैक्ट कि वो DU के स्टूडेंट्स को अच्छे से गवर्न कर सकती हैं?
मेन तो आपको स्टूडेंट की लीडरशिप क्वालिटी, इंटेलेक्ट, उनकी समझने की शक्ति, सोचने की शक्ति, कहने की शक्ति वो देखनी चाहिए। किसी की ब्यूटी से स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स का क्या लेना देना, ये एक जनरल चीज़ है, मुझे ये कहनी तो नहीं चाहिए, ये लोगों को खुद में एक कॉमन सेंस होना चाहिए इस चीज़ का। वो लोग इस चीज़ की तरफ सोचते ही नहीं है। और मैंने ये चीज़ देखी है। हाँ, आपको क्या लगता है जो NSCI है उसमें जो कैंडिडेट्स हैं डिजर्विंग नहीं है? जो 25 का पैनल था, नहीं जो है अभी जो करंटली है या फिर जो रह चुके हैं वो डिजर्विंग नहीं थे? सारों की तो नहीं कहूंगी मैं, सारों की नहीं कहूंगी। देखिए, कास्ट फैक्टर के तौर पे वो कभी कभी देखते हैं कि हाँ भाई यार, अगर सामने वाले इस कास्ट का एक बंदा खड़ा कर रहे हैं तो एटलीस्ट हमें एक तो, अगर 2 बंदे का वो खड़े कर रहे हैं तो हमें एक तो खड़ा करना ही पड़ेगा, बिकॉज हम उनके वोट बैंक पूरे का पूरा ऐसा छोड़ नहीं सकते। उस बेसिस पे देखते हैं। आपने कभी देखा कि पैसे में टिकट बिकी है? बिल्कुल। पॉलिटिक्स में बहुत सारी कैंपेनिंग होती है, आपको पता है। तो वो कैंपेनिंग होती कुछ और है और लोगों को कुछ और दिखाई जाती है थ्रू इंस्टाग्राम रील्स वगैरह। क्या डिफरेंस होता है, लोगों को नहीं पता होता? पहली बात, आज के टाइम पे कैंपेनिंग हो क्या रही है, मुझे तो यही नहीं आता समझ में। मैं जैसे बहुत सारे लोग लीडर्स जो होते हैं वो रील्स बना रहे हैं, मतलब बहुत रील्स बना, गाड़ी में भीड़ की, क्या होती है वो चीज़? अब वो उनका ये है कि सोशल मीडिया एल्गोरिदम के हिसाब से चलते हैं, वो स्टूडेंट्स के हिसाब से नहीं चलते। दे जस्ट रन एज पर द एल्गोरिदम कि हाँ भाई, हम कोई मासूम शर्मा का अच्छा सा गाना लगा देंगे, हमारी रील पुश हो जाएगी, हमें रीच मिल जाएगी। अभी मैं आज भी जब मैं आ रही थी यहाँ पे, तो आई वॉज जस्ट रैंडमली स्क्रोलिंग थ्रू माई इंस्टाग्राम। तो जो मेल कैंडिडेट्स हैं, मैं उनकी रील्स देख रही थी, एंड व्हाट दे वर डूइंग, वो सिर्फ चल रहे हैं। उनके साथ में लड़कों का एक झुंड है और वो लोग बस चल रहे हैं। पीछे कोई अच्छा सा मासूम शर्मा का गाना, कोई एल्विश यादव का कोई गाना इस तरह से लगा दिया जा रहा है, एंड वो सिर्फ चल रहे हैं। एंड उस पर लाइक जा रहे हैं आपके 30,000 व्यूज़, 40,000 व्यूज़, 50,000 व्यूज़, 100K व्यूज़, इस तरह के व्यूज़ जा रहे हैं। कैंपेनिंग के नाम पे हमें मतलब ये चीज़ देखने के लिए मिल रही है आज के टाइम में। मैं उस यूजुअल ट्रेंड को तोड़ना चाहती हूँ। जो मेरा मोटो है, मेरा मोटो ये है कि मैं स्टूडेंट्स के लिए आवाज़ उठा के स्टूडेंट्स के इश्यूज़ को रेज करके आगे बढ़ना चाहती हूँ। इस तरह की हवाबाजी ही अगर करनी होती तो फिर मुझ में और बाकी कैंडिडेट्स में क्या ही डिफरेंस रहता। आपने अभी बताया कि आप 3 लोग थे पैनल में, हिमांशी और हिमांशी, मैं एंड जोसलिन, या वो थे। तो हिमांशी लांबा आपके एक फ्रेंड भी हैं अच्छे और कॉम्पिटिटर भी है। एक टिकट मिलता, आप कौन सेक्रीफाइस करेगा, आप या हिमांशी? इस साल भी सैक्रिफाइस ही था, बिकॉज शी इज़ माई सीनियर एंड इट वॉज हर लास्ट ईयर टू कंटेस्ट दिस ईयर। वरना मुझे भी ABVP से भी ऑफर आए थे, NSCI में भी कुछ लोगों ने मुझे कहा था कि आप इसी साल तैयारी कर लीजिए, हम आपका इसी साल डन कर देंगे। बट वट आई फेल्ट वॉज कि अभी मेरी एज थोड़ी छोटी है, मेरे पास अभी फिर भी समय था। मैं थोड़ा सा चीज़ों को सेंसिबल वे में लेके चलना पसंद करती हूँ। अगर उस टाइम आपको कोई पार्टी अप्रोच करती फॉर प्रेसिडेंट की, तो आप अपनी आइडियोलॉजी कॉम्प्रोमाइज करते? नहीं, क्योंकि मुझे पिच भी तब करा गया था जब एकदम इलेक्शन टाइम पीक पर था। ना ही मेरी तैयारी उस हिसाब से थी, ना ही मेरी कैंपेनिंग उस हिसाब से थी। मैं दूसरों के लिए उस टाइम पे वर्क कर रही थी, तो उस वक्त अगर मैं लड़ती भी तो मैं नहीं जीत पाती। दिस वॉज रियलिटी वट आई फेल्ट दैट टाइम। और सैक्रिफाइस करने की बात रही तो इट वॉज, कायदे से देखा जाए तो ये सैक्रिफाइस तो नहीं है, क्योंकि मेरे पास अभी भी समय है, उनके पास समय नहीं था। और मुझे ये भी पता है उनको भी अगर मेरे लिए सैक्रिफाइस करना पड़ता वो करती, बट सिचुएशंस थोड़ी उस हिसाब से हुई नहीं, तो चीज़ें वैसे हो नहीं पाई। पॉलिटिक्स में आपने देखा कि बहुत लीडर्स होते हैं मेल होते हैं, फीमेल बहुत कम होती है, बहुत कम, बहुत रेयर है जी। आप हो एज आ रहे हो, तो अब कितनी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं? बहुत 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 कि लड़कों को ना यूजुअल एक रहता है कि हाउ शी इज़ कमिंग सो फॉरवर्ड, वो इतना आगे कैसे आ रही है। कुछ लोगों को ना मैं आंखों में बहुत ज़्यादा चुभती हूँ, मुझे भी कभी कभी समझ में नहीं आता कि आखिर मैंने ऐसा क्या किया, बिकॉज आई एम अ पर्सन हु प्रेफर्स टू माइंड हर ओन बिजनेस। मुझे अपना काम करते रहना पसंद है, सामने वाला अपना काम करे, मुझे उस चीज़ से कोई आपत्ति नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट लोगों ने कई बार मेरे काम में टांग अड़ाने की कोशिश करी है, और मेरा ऐसा है, मैं बहुत ही सिक्योर पर्सन हूँ, इनसिक्योरिटी से एकदम परे। अगर मुझे लगता है कि सामने वाला कोई गलती कर रहा है, मैं उन्हें 1-on-1 बताना पसंद करती हूँ कि हाँ, आपके एंड से ये एक कमी हो रही है, आप इस चीज़ को फुलफिल कर सकते हो, इस चीज़ को ठीक कर सकते हो। बट वो पता नहीं मुझे कुछ और ही परसेप्शन में परसीव कर लेते हैं। वो मेरी जो एक पॉजिटिव अप्रोच होती है लोगों की तरफ, पॉजिटिव अप्रोच होती है लोगों की कैंपेनिंग की तरफ, उनके आइडियाज़ की तरफ, वो मुझे कुछ अलग तरीके से परसीव कर लेते हैं कि हाँ, शी माइट बी प्लानिंग टू यूज अस। अरे भाई, मुझे अगर यूज़ करना होता मैं कब का तुम्हारा यूज़ कर चुकी होती, बट मैंने कभी किसी का यूज़ नहीं करा है। एंड आप मुझे एक चीज़ बताओ, आप एज ए गर्ल आप खुद कैंपस में से फील करते हो नहीं करते? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फिर आपने एडमिशन क्यों लिया यहाँ पे?
सी वहाँ पे एडमिशन लेने का जो मेरा पर्पस ये था कि मेरे पापा के एक ऑफिस में भी काफ़ी सारे लोगों ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन किया हुआ है, और प्लस मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बचपन से ही बहुत एक्टिव थी, तो मुझे लगा कि वो चीज़ें अच्छे से यूटिलाइज हो सकती है, उनके ऊपर मैं अच्छे से कैपिटलाइज कर सकती हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में। पढ़ाई से हट के भी जो एक्सपोजर मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ वो मुझे मिलेगा। ARSG में मैंने वर्क कल्चर के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा सीखा, तो मुझे उस चीज़ का पूरी तरह से रिग्रेट तो नहीं है। हाँ, साउथ कैंपस और नॉर्थ कैंपस में मैंने बहुत डिफरेंस फेस किया है। साउथ कैंपस का जो क्राउड था मुझे कंपेरेटिवली नॉर्थ से थोड़ा बेटर लगा, इट वॉज काइंड ऑफ सॉर्टेड। एंड नॉर्थ में ये है, नॉर्थ में ओपनली आउटसाइडर्स को भी एंट्रीज अलाउड होती है। हमारे कॉलेज में तो बिना आईडी के आप घुस भी नहीं सकते, तो नॉर्थ में ओपनली आउटसाइडर्स घूमते हैं। वहाँ पे जो कॉमन कॉफी पीने वाला एरिया है वहाँ पे आउटसाइडर्स होंगे, वो आपको चेकआउट करेंगे, सो इट्स वेरी कॉमन ओवर देयर। आपको लगता है कि आज के टाइम पे एजुकेशन एक बिजनेस बन गया है? बिल्कुल। अब आज के टाइम में जैसे एक मैं सबसे कॉमन एग्जांपल बता देती हूँ। CUET का टाइम आया है अभी, CUET UG का। CUET UG के टाइम पे अभी काफ़ी सारे पेजेस आएंगे, काफ़ी सारे सो कॉल्ड हेल्पिंग ग्रुप्स आएंगे, और वो बच्चों को बोलेंगे कि हम आपकी प्रेफरेंस शीट जो होती है वो पूरी की पूरी बना के दे देंगे, आप हमें इतनी पेमेंट कर दो। मतलब अगर आप मदद कर रहे हैं तो या तो उसके पैसे मत लीजिए, और अगर आप पैसे ले रहे हैं तो आप उसे मदद मत बोलिए। सो इट्स अ बिजनेस ना। अब ये चीज़ के लिए जो भी चीज़ें मैं आज तक करती आई हूँ, आई हैव नेवर इवन चार्ज्ड अ सिंगल पेनी फॉर इट। आई कैन स्टिल कॉल इट एज अ हेल्प। बट जो लोग इस तरह से मॉनेटरी बेनिफिट्स की तरफ काम कर रहे हैं वो तो फिर बिजनेस ही कर रहे हैं एजुकेशन के नाम पर। इंडिया आज के टाइम में इतना डेवलप हो चुका है, लेकिन आजकल जो इंडिया में जो लोग हैं वो आज भी रिलीजन के ऊपर लड़ाई कर रहे हैं। क्यों उनका माइंड दिमाग डेवलप क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि जो लोग हमें गवर्न करने के लिए बैठे हुए हैं उन्होंने कहीं ना कहीं लोगों को एक तरह से कह सकते हैं ब्रेन वॉश करके रख दिया है। वरना एक पॉइंट ऐसा भी था, हमारे देश में एक मुस्लिम प्रेसिडेंट हुआ करते थे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। एक सिख प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह। इनके रहते कभी देश के हिंदुओं पर खतरा नहीं आया। बट अब जब हमारे उसमें पावर में सारे हिंदूज बैठे हैं, अभी भी हिंदूज पर खतरा है। ये तो काइंड ऑफ हिपोक्रिटिकल लगता है। आपको लगता है कि जो मीडिया है वो जर्नलिज्म के करने के बावजूद प्रोपेगेंडा खड़ा करती है? बिल्कुल। आजकल ये टर्म बहुत सुनने में आता है, गोदी मीडिया। जो भी रियलिटीज होती हैं हमसे छुपाई जाती हैं। अब जैसे उत्तराखंड का एक केस है, काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में चल रहा है, अंकिता भंडारी रेप केस बहुत उसमें चल रहा है। बहुत सोशल मीडिया अगर आप खोल के देखेंगे बहुत ज़्यादा उसके वीडियोस सर्कुलेट हुए। वहाँ की औरतें प्रोटेस्ट कर रही हैं, सड़कों पर उतर आई हैं। CBI जांच की उन्होंने मांग करी थी, एंड दे समहाउ सक्सीडेड विद दैट बिकॉज वो सड़कों पर उतर आई। लेकिन आप न्यूज़ चैनल खोल के देखें, इसका एक ट्रेस नहीं मिलेगा आपको, एक भी ट्रेस नहीं मिलेगा। बिकॉज जो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको दिखाना चाह रही है मीडिया पर, वही आप लोग देख रहे हैं। मीडिया के पास ना ही अपनी इंडिविजुअल पावर है, ना ही उनमें एक ओरिजिनलिटी रही है। सब जगह आपको सेम चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। जो सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी आंखों में एक धूल झोंकना चाहती है वही आपको दिखेगा। बीजेपी इतने टाइम से पावर में है, मतलब बहुत टाइम हो गया बीजेपी को पावर में होते हुए। बहुत लोग बोलते हैं कि इन्होंने कुछ काम नहीं करा, बहुत लोग बोलते हैं कुछ काम करा है, बहुत काम करा है। आप मुझे एक अच्छा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव बताओ काम। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो व्हाट आई हैव फेल्ट इज, मैं बहुत ही अनबायस्ड तरीके से वर्क करना प्रेफर करती हूँ। मैं सरकार की अगर कमियां गिनाती हूँ तो हाँ, खामियां मैं गिनाना सही समझती हूँ। बीजेपी के अगर मैं रूल में बात करूं तो हाँ, हमारा जो डीमोनेटाइजेशन जो हुआ था, डीमोनेटाइजेशन कहीं ना कहीं काले कारोबारियों के लिए एक्सपोज करने के लिए एक अच्छा मूव था। बट ये है कि जिस तरह से वो एग्जीक्यूट करा गया वो थोड़ा सा एक फेलियर साबित हुआ। वरना वो मूव काफ़ी कैलकुलेटिव मूव था। डीमोनेटाइजेशन की वजह से काफ़ी सारे लोगों का जो ब्लैक मनी का जितना भी बिजनेस था वो सब एक्सपोज हुआ भी था, और औरों का भी हो सकता था। बट आज के टाइम में वही है, काफ़ी सारी ऊपर भी पॉलिटिक्स चलती है, करप्शन तो होता ही होता है। तो करप्शन तो काफ़ी ज़्यादा प्रिवेलेंट है, और प्लस इंडिया जो है वो डेवलपमेंट की बात करने की बजाय कास्टिज्म, रिलीजन, इन सब चीज़ों की तरफ बढ़ता जा रहा है। आजकल जो गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं उनके एग्जाम के पेपर लीक हो जाते हैं पहले ही, ठीक है। तो गवर्नमेंट बोलती है कि हमने लोगों की कम्युनिटी बनाई है, वो इन्वेस्टिगेट कर रही है। आपने आज तक कोई देखी, कोई इन्वेस्टिगेशन पूरी हुई हो? बिल्कुल भी नहीं। कहने में क्या जाता है, उनको तो ये लगता है कि हाँ भाई पब्लिक की सेटिस्फैक्शन के लिए हम ये चीज़ बोलकर छोड़ देते हैं। पब्लिक तो बेवकूफ़ है, पब्लिक को कहाँ पता चलेगा कि हम कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। वो कुछ टाइम चिल्लाएंगे, थोड़े टाइम बाद भूल जाएंगे। उनको यही चीज़ लगती है, तो वो इस वजह से उस टाइम पर पब्लिक की आंखों में धूल झोंकने के लिए कह तो देते हैं। CBI के पास में आज की डेट में कितने सारे केसेस पेंडिंग पड़े हैं। मैं खुद एक केस का जो आउटकम था वो देखकर शॉक्ड रह गई थी। निठारी केस काफ़ी फेमस हुआ था। निठारी केस के जो कन्विक्टेड थे उनको आज़ाद कर दिया गया है।
उनको छोड़ दिया गया है, उनको सारे चार्जेस से फ्री कर दिया गया है। तो इतने साल की जो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, तो वो किस लिए हो रही थी? इट वॉज ऑल जस्ट डन फॉर द सेक ऑफ फॉर्मेलिटी और समथिंग। तो इन्वेस्टिगेशन तो आज के टाइम में बस एक आंख में धूल झोंकने का एक मौका है। अभी तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बस ये ट्राई कर रही है कि अपने ऑपोजिशन को पूरी तरह से खत्म करने का। अरविंद केजरीवाल का जब अरविंद केजरीवाल जी भी अभी रिसेंटली छूट के आए हैं और उनके ऊपर जितने भी चार्जेस लगे हैं वो सारे के सारे फेक पाए गए हैं। तो आज के टाइम पे तो जस्टिस को बस एक मजाक बना दिया गया है। आपको कभी ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स को एज एक्सपेरिमेंट यूज किया जा रहा है बाय गवर्नमेंट? मतलब उन पे सिर्फ एक्सपेरिमेंट ही हो रहे हैं स्टूडेंट्स पे। बिल्कुल। अभी जो यूजीसी का जो एक्ट अभी आया था, कानून आया था, अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जो इसके फेवर में थे, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जो इसके अगेंस्ट में थे। अब उसमें कुछ नारे लगे कि ब्राह्मणवाद से आज़ादी, इससे आज़ादी, उससे आज़ादी, बहुत सारे ऐसे नारे वारे लगाए गए थे। नाउ द स्लोगन दैट सेड इट वाज ब्राह्मणवाद से आज़ादी। ब्राह्मणवाद, मैं पहले खुद इस टर्मिनोलॉजी को नहीं समझ पाई थी कि आखिर इसका मतलब क्या है, आखिर वो इस तरह के नारे क्यों लगा रहे हैं। बट फिर मैंने कुछ रील्स भी देखी और खुद भी मैंने थोड़ा सा रिसर्च करा कि व्हाट ब्राह्मणवाद एग्जैक्टली सेज अबाउट वुमेन। सो इट बेसिकली प्रमोट्स पेट्रियार्की, इट बेसिकली प्रमोट्स द फैक्ट दैट वुमेन आर सपोज टू स्टे अंडर अ मैन द होल लाइफ, कभी अपने पति के, कभी अपने भाई के, कभी अपने पिता के, वो किसी के अंडर रहने के लिए ही बनी है। इस तरह के स्लोगन्स उस टाइम पे बनाए गए। यूजीसी की भी अगर बात रही तो यूजीसी में हमारा जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स में नहीं रहे, वो अपनी सर्टेन कास्ट में डिवाइड हो गए। एससीज, एसटीज, ब्राह्मण्स, जाट्स, गुज्जर सब डिवाइड हो गए उसकी वजह से, बिकॉज उन्हें ये लगता है कि ये यूजीसी का एक्ट जो है इस रूल का मिसयूज ज़्यादा प्रमोट करेगा। अब हमारे देश में कई सारे कानून ऐसे हैं जो इम्प्लीमेंट करे गए हैं, इट इज़ फॉर द सेक ऑफ द बेनिफिट ऑफ द सिटीजन्स, बट क्या हर कानून मिसयूज नहीं होता है? कहीं ना कहीं किसी ना किसी कानून का मिसयूज भी होता ही है। एलिमनी का जो रूल था, एलिमनी का रूल औरतों को बेनिफिट करने के लिए लाया गया था, बट एलिमनी के रूल का कितने औरतों ने मिसयूज भी करा है। कितने कंट्रोवर्शियल केसेस में आज भी अगर मैं रिकॉल करने बैठूं तो कितने केसेस मैं आज गिनवा सकती हूँ। तो रूल्स होते हैं, बनते हैं, लेकिन अगर ये चीज़ हो रही है, मैंने कास्टिज्म की भी बात रही तो हाँ, यूनिवर्सिटी लेवल पे उतनी ज़्यादा नहीं होती है, बट कुछ ना कुछ छोटे मोटे रिमार्क्स ऐसे पास तो करे जाते हैं। वो चीज़ मैंने अपनी आंखों से होती हुई देखी है। थोड़े बहुत रिमार्क्स आज की डेट में भी लोग पास करते हैं। एंड एक मैंने केस अभी रिसेंटली देखा था कि एक कोई शेड्यूल्ड कास्ट की एक औरत थी, उनके साथ, उनके हस्बैंड के साथ में मारपीट करी गई और उनकी 2 महीने की एक बच्ची थी। उस मारपीट में उन्होंने अपनी 2 महीने की बच्ची को खो दिया। दे लॉस्ट हर लाइफ। तो अगर हमारे देश में आज की डेट में कास्टिज्म नहीं है तो आप यूजीसी के इम्प्लीमेंट होने से डर क्यों रहे हैं? गवर्नमेंट स्कूल्स जो हैं वो आज के टाइम पे डेवलप क्यों नहीं हो पा रहे? सबको गवर्नमेंट जॉब्स चाहिए, लेकिन हर पेरेंट्स को अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना है, क्यों? मैं खुद अभी एक गवर्नमेंट स्कूल में ही आजकल काम कर रही हूँ। तो जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, मैं बात करूँ तो मैं खुद एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ी हूँ। एंड जहाँ मैं अभी एक प्रोजेक्ट में काम कर रही हूँ, वी हैव एन एनजीओ एंड आवर एनजीओ हैज़ अडॉप्टेड अ गवर्नमेंट स्कूल इन गुड़गांव। तो वहाँ का जो मैंने एक वर्क कल्चर वगैरह जो मैंने नोटिस करा, गवर्नमेंट क्यों नहीं काम कर पा रही स्कूल्स वगैरह में? गवर्नमेंट काम इसलिए नहीं कर पा रही है कि जो लोग वहाँ पे पावर में बैठे हैं, लाइक द प्रिंसिपल, द हायर अथॉरिटीज ऑफ द स्कूल, वो स्कूल को डेवलप करना ही नहीं चाहते हैं। दे जस्ट टेक इट एज अ 9 to 5 जॉब कि हाँ, हम आएंगे, अपनी तनख्वाह हमें मिलेगी और हम अपना काम करके चले जाएंगे। उनको छोटे बच्चों के फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं है। दे आर काइंड ऑफ सेल्फिश कि हाँ भाई, अगर हमारे बच्चों का फ्यूचर, मतलब अगर ये जो गरीब बच्चे हैं ये हमारे बच्चों के जितने सक्सेसफुल हो जाएंगे तो हमारे बच्चों के अंडर आगे जाके काम कौन करेगा? कहीं ना कहीं आज के टाइम में भी ये गैप एक एग्जिस्ट करता है। और टीचर्स अगर डिलिजेंटली, मोरली अगर बच्चों की तरफ काम करें तो गवर्नमेंट स्कूल के हाल बिल्कुल सुधर सकते हैं। प्रिंसिपल तो चलिए बहुत बात की चीज़ हो जाती है, कम से कम टीचर्स तो अपने इंडिविजुअल लेवल पे सही से काम करना शुरू करें। मैं जहाँ पे फिर ये गवर्नमेंट जॉब्स की जो तैयारी करते हैं, टीचर बनने की तैयारी करते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट, ये बस 9 to 5 जाके आना है, बस पैसे लेके आए। वो बस पैसे लेके आने के लिए ही करते हैं। मतलब दे डोंट टेक इट एज अ कॉज। आई फील कि अगर आप गरीब बच्चों को पढ़ा रहे हैं, टेक इट एज अ कॉज कि हाँ, आप सोसाइटी में कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, आप सोसाइटी में कुछ अच्छा काम करने जा रहे हैं एंड उसके लिए आपको तनख्वाह भी मिल रही है, आप उसको इस तरीके से लें। बट चीज़ जो लोग होते हैं, मैंने देखा है, दे जस्ट टेक इट एज अ फॉर्मेलिटी कि हाँ, हम आएंगे, थोड़ा बहुत ऐसा अपना पढ़ाने का करेंगे। दिन में बच्चों को 4 लेसन्स कंप्लीट करवा दिए जाते हैं। मतलब 6 घंटे के स्कूल में आप बच्चों को 4 लेसन्स कंप्लीट करवा दे रहे हैं। बच्चे के दिमाग में क्या ही जाएगा? 4th 5th क्लास के बच्चे के दिमाग में कुछ नहीं जाता है। इतनी फास्ट पेस में तो बिल्कुल भी नहीं जाता है। आप थोड़ा सा उन्हें समय दें
थोड़ा सा उनकी तरफ एफर्ट लगाएं तो बच्चों का फ्यूचर आगे जाके सुधर सकता है। बट वो लगाना ही नहीं चाहते। खुद के बच्चे वो पढ़ाएंगे दिल्ली पब्लिक स्कूल जैसे अच्छे अच्छे स्कूल्स में, बट यहाँ के बच्चों के हाल बद से बदतर ही होते जा रहे हैं। आपने भी स्कोप फॉर चेंज स्टार्ट कर रखा है, वो एग्जैक्टली है क्या? ओके, स्कोप फॉर चेंज बेसिकली एक एनजीओ है जिससे हम बच्चों को, जो अंडर प्रिविलेज बच्चे होते हैं, उनको हम या तो लो कॉस्ट या तो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करवाने की तरफ काम करते हैं। तो आई एम करंटली एसोसिएटेड विद देम एज अ प्रोजेक्ट लीडर। एंड सिकंदरपुर घोसी एक गांव है, तो वहाँ पे हमने गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल है जो कि 1st to 5th क्लास का एक स्कूल है, तो उस स्कूल को हमने अडॉप्ट किया हुआ है। तो उस स्कूल में करीब 360 बच्चे पढ़ रहे हैं एंड उनकी बेटरमेंट ऑफ एजुकेशन, बेटरमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट, लाइफ स्किल चेंजेस, इनकी तरफ हम लोग काम कर रहे हैं। फंडिंग वगैरह कौन कर रहा है? फंडिंग हमारे कंपनीज के साथ टाई अप्स होते हैं जो हमारी CSR फंडिंग करती हैं। सो देयर इज अ कंपनी कॉल्ड अल्टीमेट्रिक जो हमारा सिकंदरपुर वाला प्रोजेक्ट फंड कर रही हैं। पास्ट में हमारे टाई अप्स बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ रहे हैं, इंक्लूडिंग वोक्सवैगन। तो हमें कॉज जो है, हमें रिकॉर्ड भी देना पड़ता है कि हाँ, आप बच्चों के लिए आपने क्या काम करे हैं, आप हमारा फंड किस तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं। तो हमारे पास अगर एक क्लीन रिकॉर्ड होगा तो कोई कंपनी भी फंड करने से क्यों ही कतराएगी। एनजीओज वगैरह में ब्लैक मनी को व्हाइट मनी किया जाता है, इसमें कितना सच्चा है? काफ़ी लोग करते हैं इस चीज़ को, बट ठीक है, व्हाट आई फील इज कि दूध का धुला आज की डेट में कोई भी नहीं है। बट एक ना, मैंने एक कहावत सुनी थी कि सही पूरी तरह से कोई भी नहीं है, सही वही है जो कम गलत है। अगर आप जो भी काम कर रहे हैं, अगर उसकी वजह से किसी का फ्यूचर सुधर रहा है तो आई डोंट थिंक सो। हाँ ठीक है, एथिकली वो चीज़ गलत हो सकती है, मोरली गलत हो सकती है, लेकिन अगर उससे किसी एक बच्चे का भी फ्यूचर सुधर रहा है तो आई डोंट थिंक सो इट्स अ बैड थिंग। आपको क्या लगता है इंडिया में एजुकेशन जो है वो पॉवर्टी को खत्म कर रही है? वेल, पॉजिटिव साइड तो यही है, पॉवर्टी को ख़त्म करने की तरफ ही एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करा गया था। कि पहले के टाइम में तो यही होता था, जो गरीब, अब आज के टाइम में भी होता ही है ऐसा कि गरीब घरों में 3-3, 4-4, 5-5 बच्चे होते हैं, सबको एजुकेट करने की फीस नहीं होती है, तो फिर वो एक आधे को एजुकेट कर देते हैं और बाकी सारों को दिहाड़ी के काम में लगा दिया जाता है, चाइल्ड लेबर में लगा दिया जाता है, या फिर उनकी बहुत यंग एज में शादी करवा दी जाती है और वो इतने वोक नहीं रहते हैं। लेकिन एजुकेशन इज़ नॉट जस्ट अबाउट द बुक्स यू रीड। व्हाट आई फील इज़ कि एजुकेशन आपको एक बेटर इंडिविजुअल बनाती है, एक ज़्यादा वोक सिटीजन बनाती है, आपको आपके राइट्स के बारे में बताती है। जब तक आपको आपके राइट्स के बारे में ही नहीं पता होगा, आप जल्दी से किसी से भी डोमिनेट हो सकते हो। पॉवर्टी को इरेज करने के लिए ही एजुकेशन का इम्प्लीमेंट होना, एजुकेशन का ज़्यादा लोगों तक पहुंचना ज़रूरी है। एंड हम अगर इस चीज़ की तरफ ज़्यादा फोकस करें तो एक ना एक दिन हमारी कंट्री का जो GDP है वो भी थोड़ा सा हमें इंक्रीज देखने के लिए मिल सकता है। बहुत स्टूडेंट्स लॉ फैकल्टी में एडमिशन लेते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल, बिकॉज तो फिर लॉ फिर कौन कर रहा है? सब तो इलेक्शन लड़ने आ रहे हैं यहाँ पे। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं लॉ की प्रिपरेशन इसलिए कर रही हूँ बिकॉज मुझे बचपन से रहा है, थोड़ा सा लॉ में इंटरेस्ट तो रहा ही है। मैं चाह रही थी कि मैं लॉ की तरफ भी काम करूं। एंड इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मुझे बहुत फैसिनेट करता है हमेशा से, कि इंडिया की जो यूनिटी है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हम बार बार एक टर्म यूज़ करते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी को केटर करने के लिए इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द होल वर्ल्ड। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमेशा से मुझे बहुत फैसिनेट करा है। दिस वॉज द रीज़न आई चोज टू प्रिपेयर फॉर लॉ, कि मैं लॉ की तरफ तैयारी करूँ। और लॉ और पॉलिटिक्स आई फील इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट पावरफुल कॉम्बिनेशन वन कैन हैव। एंड आई फेल्ट कि हाँ, लॉ मतलब, जैसे कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे रौनक खत्री जी हैं। रौनक खत्री जी इज़ अ लॉ स्टूडेंट एंड उन्होंने अपने टेन्योर के दौरान वो राइट्स को लेके पूरी तरह से वोक थे कि एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट हमारे स्टूडेंट्स के क्या राइट्स होते हैं, स्टूडेंट्स के अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेशन के क्या राइट्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन किस राइट का मिसयूज़ करता है, किस राइट का मिसयूज़ नहीं करता है। वो पूरी तरह से वोक थे एज अ लॉ स्टूडेंट। ही वॉज कम्प्लीटली वोक अबाउट इट एंड हिज वर्क कल्चर शोड इट। अगर आपके सामने कोई लॉ का बच्चा जिसने अच्छे से पढ़ाई करी हुई है, वो आपके सामने डिबेट करते हुए 2-3 कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स के बारे में बात करेगा तो आपको मन भी करेगा उसकी बात सुनने का कि यार ये तो कुछ पॉइंट वाली बात कर रहा है। तो उस चीज़ से ना आपकी बात पे थोड़ा वजन भी पड़ता है। लेकिन कुछ लोगों का ये होता है कि लॉ का जो एंट्रेंस होता है वो कंपैरेटिवली बाकी सब्जेक्ट्स से थोड़ा ईजी होता है, प्लस वो डूसू एफिलिएटेड भी होता ही है, तो वहाँ पे थोड़ा सा पैसे दे के एडमिशन भी कराते हैं काफ़ी लोग, कि पैसे दे के एडमिशन हो जाएगा, अपना CUET का आप एग्ज़ाम दीजिए, CUET का एग्ज़ाम देके थोड़ा अपना पैसे वैसे दे के आप अपनी सीट कंफर्म कर सकते हैं। तो ये चीज़ वहाँ पे ईजिली एडमिशन हो सकता है। बुद्ध स्टडीज़ में लोग बहुत ईजिली एडमिशन ले लेते हैं। तो सारे तो कंटेस्ट करने नहीं आते हैं, बट जो मेजर कंटेस्ट करने वाला क्राउड है वो इसी तरीके से आता है वहाँ पर। आपने अभी कुछ टाइम पहले बोला कि कुछ लीडर्स जितने के बाद गायब हो जाते हैं,
तो आप लोगों को कैसे ट्रस्ट दिलाओगे कि आप गायब नहीं होगे? मैं अभी भी गायब नहीं हुई हूँ। पिछले 4 साल में अगर मैं गायब नहीं हुई हूँ, अभी भी आई एम नॉट आप अभी इलेक्शन नहीं लड़े ना आपने। बट देखो, इंसान जीतने के बाद आप लोगों को कैसे ट्रस्ट दिलाओगे स्टूडेंट्स को कि आप गायब नहीं होगे? क्योंकि मैं उन प्रॉब्लम्स के बीच में रह चुकी हूँ जो स्टूडेंट्स आज की डेट में फेस कर रहे हैं। मैं कोई एसी वाली गाड़ी से ट्रैवल नहीं करती। मैं आज भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स में ट्रैवल करती हूँ। मैं क्लासेस लेती हूँ। मैं टीचर्स के साथ में मैंने इवेंट्स मैनेज किए हुए हैं। सोसाइटी में काम करने वाली बेसिक सी सिंपल सी दिल्ली की लड़की हूँ। तो जब मैं लोगों के बीच में रह चुकी हूँ, लोगों के बीच में मैंने बातें करी हैं, लाइफ जी है, रिलेटेबिलिटी है, तो मैं आखिर उन चीज़ों को रेक्टिफाई करने के लिए काम क्यों नहीं कर सकती? जितने भी बंदे आज की डेट में तैयारी कर रहे हैं वो सब अच्छे खासे प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से आते हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं है। व्हाट दे केयर अबाउट इज जस्ट पावर। मैं उस चीज़ को थोड़ा सा बदलने के लिए आई हूँ। एंड अगर मैंने ये चीज़ फेस करी है, मैं तो हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस करी है वो आगे जाके किसी और को फेस ना करनी पड़े। तो मेरा तो बाकी पॉइंट तो यही रहेगा, बाकी मानना या ना मानना, स्टूडेंट्स आर फ्री टू हैव देयर ओपिनियन। वुमेन सेफ्टी के ऊपर मुझे आप 3 ऐसी चीज़ बताओ जो आप तुरंत इम्प्लीमेंट करना चाहोगे कैंपस में। विमेन सेफ्टी की तरफ फर्स्ट ऑफ ऑल सीसीटीवीज, सेकेंडली वहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स। लोगों ने बोला कि चलते ही नहीं हो कैमरे लगे हुए हैं जो कैंपस में फिलहाल कैंपर तो लगे। उनकी तरफ काम करा जाए, उनको ठीक करवाया जाए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। सेकेंडली स्ट्रीट लाइट्स, रात के एरिया में अगर आप मिरांडा साइड जाएं द एरिया इज़ रियली अनसेफ। वहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स काम नहीं करती। ईव टीजिंग इज़ वेरी वेरी प्रोमिनेंट ओवर देयर। थर्डली पुलिस पेट्रोलिंग मैं करवाना चाहूँगी। हाँ, पुलिस पेट्रोलिंग की तरफ थोड़े बहुत ये भी कह सकते हैं कि हाँ, पुलिस का स्टाफ उतना इनफ नहीं है। तो थर्ड, मैं सेल्फ डिफेंस कैंप्स, वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करवाना चाहूँगी। जो लीडर्स इन फ्यूचर आपके साथ सामने खड़े होंगे, आपके अगेंस्ट खड़े होंगे, आप उनके लिए कुछ बोलना चाहोगे? बहुत हुआ प्रिविलेज का खेल, अब तुम्हारे सामने एक दिल्ली वाली आ चुकी है। अगर 5 साल बाद पॉलिटिक्स में कुछ नहीं हो पाया आपका, तो आज वाली जानवी 5 साल बाद वाली जानवी को हार फेलियर मानेगी? बिल्कुल भी नहीं। बिकॉज अभी भले ही मैंने कंटेस्ट भी नहीं करा है, बट इस जर्नी के दौरान मैंने काफ़ी सारे लोग कमाए हैं, काफ़ी सारे लोगों को अपने साथ जोड़ा है, जो कि कहीं ना कहीं सबके बस की बात नहीं है कि इतने सारे लोगों को अपने साथ जुड़ने के लिए कन्विंस करना, उन लोगों का एक ट्रस्ट जीतना। तो मैं उस चीज़ को फेलियर नहीं मानूंगी। मैं आज भी लोगों की सेवा कर रही हूँ, आगे भी करती रहूंगी। एंड आई वुड नेवर कंसिडर इट अ फेलियर। अगर आज की डेट में इतने लोग हैं, 5 साल बाद शायद 10 गुना हो, चाहे 50 गुना हो, तो मैं उसको फेलियर तो नहीं कहूँगी। इंडिया में पैदा होना ब्लेसिंग्स है चैलेंज? चैलेंज है। अगर आपके एनजीओ को 1 करोड़ का बजट मिल जाए, तो आप तुरंत कौन चीज़ करना चाहोगे? सबसे पहले तो जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स में मैं कुछ सेशंस ऑर्गेनाइज करवाना चाहूँगी जो एजुकेशन से हटके हों। फिर वो चाहे जैसे लड़कियों के लिए मेंस्ट्रुअल हाइजीन, आज के टाइम में भी पीरियड पॉवर्टी एग्जिस्ट करती है, लड़कियों के पास मेंस्ट्रुअल हाइजीन के प्रोडक्ट्स एक्सेसिबल नहीं है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। तो मैं मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में अवेयरनेस फैलाते हुए कुछ सेशंस करवाना चाहूँगी। वो प्रोडक्ट्स जो हैं वो लड़कियों को फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करवाना चाहूँगी फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, आइदर 6 मंथ्स और 7 मंथ्स और समथिंग। उसके लिए मैं प्रोवाइड करवाना चाहूँगी। उसके बाद फिर जितने भी बच्चे हैं उनके लिए कुछ अलग से सेशंस भी हों अपार्ट फ्रॉम द मेंस्ट्रुअल हाइजीन। इट कुड बी एनीथिंग, लाइफ स्किल सेशन, करियर काउंसलिंग, उस चीज़ की तरफ मैं काम करना चाहूँगी। इंफ्रास्ट्रक्चर बेटरमेंट की तरफ काम करना चाहूँगी कि जो बिल्डिंग्स हैं, जो बिल्डिंग तो खैर क्या है, वो आजकल खंडर बना दिया है गवर्नमेंट स्कूल्स को, तो उन स्कूल्स के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की तरफ काम करना चाहूँगी। इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे ठीक से पहुँचाई जाए, वॉशरूम्स ठीक करवाए जाएँ, और जितने भी वहाँ पे स्टाफ काम कर रहे हैं, स्टाफ के लिए भी सेशन होना चाहिए। स्टाफ को बताया जाना चाहिए कि आप क्या गलतियाँ कर रहे हैं और आपको आगे जाके क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए। आपके हिसाब से राहुल गांधी जी लीडर है या वीक अपोजिशन? लीडर। आपको क्या लगता है कि आज के टाइम पे मेहनत से ज़्यादा लक और कनेक्शंस काम आते हैं? काम आते हैं। तो मतलब मेहनत ना करे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जो इंसान मेहनत करता है, एक कहावत है, करत करत अभ्यास कर, जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। तो ये रहीम दास जी का दोहा है या फिर कबीर दास जी का दोहा है। इसका दोहे का ही मतलब है कि अभ्यास करने से ही चीज़ें होती हैं। जैसे एक पत्थर होता है, एक पत्थर से जब रस्सी आती जाती है तो उस पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है। तो मेहनत हमेशा ज़रूरी होती है। मेहनत का फल कुछ लोगों को जल्दी मिलता है, कुछ लोगों को लेट मिलता है। वो लक की भी बात होती है थोड़ी बहुत, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लोगों को मेहनत करनी छोड़ देनी चाहिए। अगर मैं सिर्फ लक के भरोसे बैठी होती तो मैं आज भी मेहनत नहीं कर रही होती।
आज भी मैं लोगों के बीच में जाती हूँ, उठती हूँ, बैठती हूँ, लोगों से बात करती हूँ, लोगों को अपने साथ जुड़ने के लिए कन्विंस करती हूँ। तो मैं आज भी ग्राउंड पे मेहनत तो कर ही रही हूँ। मैं पूरा लक की तरफ रिलाय करके तो नहीं बैठी हूँ। एम्बिशन बड़ा है पर रास्ता मुश्किल, और दूसरा अभी बहुत दूर है। आपको जानवी जी की कौन सी बात खटकी और कौन सी बात में सच्चाई लगी, कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं किसी बेहतरीन एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।